हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चैप्टर चल रहा था हमारा नियंत्रण और समन्वय। इसके अगले वीडियो में हमने देखा था कि अनुक्रियाएं क्या होते हैं, उसके बाद जो उद्दीपन होता है वो क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि अनुक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, जहां पर हमने ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को देखा था। साथ ही हमने प्रतिवर्ती जो छाप है उसको भी अच्छे से समझा था। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने देखा कि विद्युत आवेग है वो किस प्रकार से गति करता है, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये सारा हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि जो तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका है, उस पर विद्युत आवेग किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से विद्युत आवेग है वो गति करता है, वो देखते हैं। अब सबसे पहले आपके एग्जाम में आता है कि इस तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये सवाल हर बार पूछा जाता है, और इसके विभिन्न भागों के कार्य बताने। अब देखिए हमारे पास है ये तंत्रिका तंत्र। अब जो तंत्रिका तंत्र है इसका जो बीच का भाग है, प्रत्येक कोशिका की क्या होता है, केंद्रक। प्रत्येक कोशिका का केंद्रक होता है, तो तंत्रिका कोशिका का भी एक क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसके यहां पर आप धागे नुमा जो संरचना देख रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, द्रुमिका। क्या बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं। और ये द्रुमिका ही क्या काम करेगा, ये द्रुमिका ही काम करेगा, जो आप विद्युत सिग्नल है उसको प्राप्त करने का काम कौन करेगा, ये द्रुमिका। लेकिन यह जो द्रुमिका है यह विद्युत जो संकेत है उसको रासायनिक संकेतों के रूप में प्राप्त करता है। किसके रूप में, रासायनिक संकेतों के रूप में प्राप्त करता। फिर ये इन रासायनिक संकेतों को देता है किसको, कोशिका काय को। ये इसका भाग है, मुख्य भाग, जिसको कोशिका काय कहते हैं। अब ये कोशिका काय क्या करता है कि इस रासायनिक संकेतों को विद्युत आवेग में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत आवेगों के रूप में बदलने का काम करता है। फिर ये इसके पीछे का ये जो पूरा लंबा सिरा भाग है इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कि इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर ही ये जो विद्युत आवेग है वो यहां पर गति करते हैं। ठीक है। अब ये गति करते करते इस तंत्रिका के अंतिम तंत्रिकाक्ष से इसका अंतिम सिरे पर यहां पर आ जाते हैं। अब देखो, ग्राही अंग ने सिग्नल को ग्रहण किया, यहाँ की जो तंत्रिकाएं थी उसने यहाँ से एक, ये हमारे तंत्रिकाओं का पूरा शरीर में जाल बिछा हुआ है, ठीक है, और वो मस्तिष्क तक बिछा हुआ है। मस्तिष्क से वापस हमारी सूचना वापस आती है यहाँ पर। तो अब ग्राही अंग की जो तंत्रिका है, ये पहली मान लो ये तंत्रिका है। अब इस पूरी एक तंत्रिका में तो संचरण हो गया, अब लाखों तंत्रिका है, उनका एक दूसरे से कॉन्टेक्ट है। अब इस तंत्रिका तक यहाँ तक आवेग आ गया। अब यहाँ से यहाँ दूसरी तंत्रिका को ये आवेग कैसे देगा, तो वापिस यहाँ जो बीच वाला भाग है, ये यहां पर इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, खाली जगह होती है, यहां पर रिक्त स्थान होता है। और इस रिक्त स्थान में कुछ रसायन होते हैं, जिनको न्यूरो इनहेबिटर्स या न्यूरो हैबिटर्स भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जो कुछ क्या होते हैं, संकेतों को कम ज्यादा करने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो बड़ी कक्षाओं में पढ़ने की चीज है। लेकिन ये जो बीच वाली जगह, यहाँ पर कुछ होते हैं रसायन, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, ये जो विद्युत आवेग पूरी कोशिका में यहां पर चला, यहां पर आके वापस किस में बदल जाता है, रासायनिक संकेतों में बदल जाता है। वापस रासायनिक संकेतों को कौन पकड़ेगा, ये पकड़ेगा द्रुमिका। द्रुमिका किसको देगा, कोशिका को। वापस यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये विद्युत संकेत बदल जाएंगे, और वापस ऐसे इसी तरह पूरे सारी कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होगी, काम करेगी, और कहां पर संकेत दे देगा, मस्तिष्क को देगा। मस्तिष्क वापस इसको रिवर्स प्रोसेस होगा और कौन कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये विद्युत सिग्नल चलते हैं। अब ये जो बीच वाला भाग है जहां पर रासायनिक संकेत में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स, ठीक है। तो ये वाला भाग होता है जहां पर, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे पूरी संरचना इसकी। सबसे पहले क्या होगा, विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में ये ग्रहण करेगी, फिर इसको विद्युत आवेग में बदलेगी, विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष पर गति करेंगे, यहाँ पर पहुंचेगा अंतिम सिरे पर। अंतिम सिरा किससे जुड़ा होगा, सिनेप्स नोड से। सिनेप्स नोड से दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होगी, वहां से वापस सिग्नल जाएंगे आगे और मस्तिष्क तक। इस तरह से क्या होगा, आवेग, विद्युत आवेगों का प्रवाह होगा। इसलिए जो मैक्सिमम जो संकेत है उनका प्रवाह किसके, विद्युत आवेग के रूप में हुआ है, लेकिन कुछ मात्रा में सिर्फ रासायनिक संकेतों के रूप में तो बदला है। तो तंत्रिका में मैक्सिमम संकेतों का प्रवाह होता है वो विद्युत आवेगों के रूप में होता है। इसका नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं इसको। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। प्रश्न क्या बनेगा, तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह होगी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के भाग क्या क्या है, सबसे पहले है द्रुमिका।
द्रुमिका ये धागेनुमा संरचना। तो कोशिका काय से निकलने वाली धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? द्रुमिका कहलाती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलती है। यहां पर क्या करती है? विद्युत आवेग के रूप में बदलने का काम कौन करेगा? कोशिका काय। फिर है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ये वाला पूरा भाग तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाने का काम करता है। यहां से लेकर दूसरे कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचाने का काम करता है। अंतःग्रंथन या सिनेप्स क्या बोलते हैं कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है और यह विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सकता है। आगे समझ में? तो यहां पर क्या करते हैं? वापस विद्युत आवेग आते हैं, उनको वापस रासायनिक संकेतों में बदल लिया जाता है। तो ये होगी हमारी तंत्रिका कोशिका। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बताइए। तो वहां पर कोशिका का है, तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका का आंतरिक सिरा, सिनेप्स, नोड्स, ठीक है, और केंद्रक, इनको याद रखना है। फिर है मानव तंत्रिका तंत्र, इसको अपने अगले वीडियो में अच्छे से समझा था, वायरिंग वाला सिस्टम समझ के कि हमारे शरीर के अंदर 2 मीटर लगे हुए मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और कपाल तंत्रिका है, ठीक है, और मेरु तंत्रिका, ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जिस प्रकार से तार बिछे हुए इसी प्रकार हमारा ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, और मैंने आपको चित्र से भी समझाया था, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क वगैरह एक बार आप देख सकते हैं, वापिस मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा आ गया अग्र मस्तिष्क, ये वाला भाग हमारा क्या आ गया? अग्र मस्तिष्क, और यहाँ पर होता है प्रमस्तिष्क का भाग। उसके बाद है इसका मध्य मस्तिष्क, बीच वाला भाग होगा, और इसके बाद है पश्च मस्तिष्क, ये जो पीछे वाला भाग है यहाँ पर आप देखोगे ये है हमारा पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स होता है, ठीक है, और उसके बाद में पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का इसके भाग होते हैं। 3 भाग किसके हो गए? पश्च मस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क, पोन्स और उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब इन सब के अलग अलग काम हैं। अब हमने देखा था कि जो अग्र मस्तिष्क है वो मैक्सिमम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सोचने, समझने, विचारने की सारी क्रिया किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों मिलकर क्या करते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और उसके बाद है मेरु रज्जु, क्या करती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। फिर अनुमस्तिष्क है, मेडुला है और पोन्स है। मेडुला भी अनैच्छिक गतिविधियों उनको नियंत्रित करने का काम करती है। तो अब पढ़ते हैं अपन इसको अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, यह प्रमस्तिष्क कहलाता है। अब मस्तिष्क का मुख्य कार्य हमने पढ़ा था ऐच्छिक क्रियाएं। हमने क्या पढ़ा था? ऐच्छिक क्रियाएं पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि इन ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क के आगे वाले भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, याद करना, ये सारे जो मस्तिष्क का आगे वाला जो भाग है, आगे का जो हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, और जिसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ये वाला भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है, उसको अपन बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और इसके द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण खाली जगह द्वारा किया जाता है, वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा। यह सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना किसके द्वारा किया जाता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और ये मुख्य पॉइंट है कि भूख से संबंधित जो केंद्र होते हैं वो सारे कहां पर होते हैं? अग्र मस्तिष्क के पास में होते हैं। अब देख कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे कि भोजन, खाने को पचाने का काम, और भूख लगना, भूख की जो सूचना देना, ये सारे जो काम है। अब इसमें कोई उद्दीपन वगैरह, भूख, हम जो जैसे खाली बैठे, अब भूख लगेगी कहां से? तो ये सारी सूचना है वो भी किसके द्वारा? ये सबके केंद्र होते हैं विशिष्ट, और वो अग्र मस्तिष्क के पास में होते हैं। अब है मध्य मस्तिष्क। जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो दोनों के द्वारा, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इन दोनों के द्वारा की जाती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मध्य मस्तिष्क, लेकिन साथ में पश्च मस्तिष्क भी है, ये याद रखना। और पुतलियों के आकार में परिवर्तन करना, कैसे? जैसे प्रकाश में अपन जाते हैं, बाहर से सीधा अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अंधेरे से सीधा अंदर है तो पुतली अपने आप सिकुड़ती तथा फैलती है। सिर, गर्दन आदि की प्रतिवृत्ति क्रिया, हमारे सिर की है, गर्दन आदि की प्रतिवृत्ति क्रिया है, वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होती है। अब पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग है। हमारा जो पश्च मस्तिष्क है इसके 3 भाग है। पहला है अनुमस्तिष्क, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाने का काम, ठीक है, तथा ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता,
उदाहरण पेन उठाना वगैरह। अब देखो ऐच्छिक क्रिया जैसे है हमारा पेन उठाना वगैरह, ये तो है ऐच्छिक क्रिया, लेकिन इसमें शुद्धि मतलब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये काम कभी कभी क्या आता है, जैसे अपन गाना भी सुन रहे हैं, ध्यान कहीं दूर में है तो भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें परिशुद्धता जो हमारी कार्य के अंदर जो पूरी मतलब एक्यूरेसी जो आती है वो आती है पश्च मस्तिष्क के कारण। तो जो ऐच्छिक क्रिया है इसमें परिशुद्धता का काम अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अब है मेडुला, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। देखो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे रक्तचाप है, वमन या उल्टी होना, अब ये सारे किए जाते हैं किससे, पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और पौंस, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि शब्द का नियंत्रण वगैरह करना है, ये किसके द्वारा किया जाता है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा। तो देखो ऐच्छिक क्रिया किस किस के द्वारा हुई, ऐच्छिक क्रिया हुई अग्र मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया देखो मध्य मस्तिष्क के द्वारा भी हो रही है नियंत्रित अनैच्छिक क्रिया, और पश्च मस्तिष्क के द्वारा भी हो रही है, जैसे रक्तचाप, उसके बाद वमन उल्टी वगैरह होना, ये सारे किसके द्वारा होती है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा। अब आपको पूछे कि अगर हम हमेशा क्या याद रखते हैं कि पश्च मस्तिष्क मतलब अनैच्छिक क्रिया, लेकिन अगर आपको पूछे कि ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता का कार्य किसके नियंत्रण में होता है, तो वो होता है अनुमस्तिष्क, जो किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। श्वसन पर नियंत्रण कौन करता है, पोंस, मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रिया है अनुमस्तिष्क और पोंस। मैं आपको एक चित्र बता देता हूं इसका कि कहां पर ये इनकी स्थिति होती है। मस्तिष्क वाला कहा गया, ये रहा, देखो ये पूरा मस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क आ गया, ठीक है। और यही पर पोंस तथा मेडुला होती है, ठीक है। ये वाला भाग है, यहाँ पर पोंस तथा मेडुला होती है। ये देखो इस प्रकार से इसको तोड़ते हैं अपन मस्तिष्क को, और ये देखो और पूरा खोलने दो इसको, ये इस प्रकार से देखो, ये अनुमस्तिष्क आ गया, ये ऊपर की तरफ ये आ गया अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर प्रमस्तिष्क वाला भाग, बीच में मध्य मस्तिष्क वाला भाग आ गया, ये पोंस वगैरह आ गया, मेडुला ओब्लांगेटा, ये पीछे की तरफ यहाँ पर होता है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो बढ़ते आगे। अब हमारे जो मस्तिष्क है और हमारी मेरुरज्जु, ये बहुत ही कोमल अंग है, क्या है, बहुत ही कोमल अंग है। अब इनको ऐसे खुला तो रख नहीं सकते, अब इसके लिए इनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है, तो हमारा जो सबसे पहला है मस्तिष्क। अब इस मस्तिष्क को सुरक्षा के लिए सबसे पहला तो इसके ऊपर हमारे जो कपाल है, हड्डियों का बड़ा सा खोल है, जिसको क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं, या कपाल, ठीक है। उसके द्वारा इसको सुरक्षित किया जाता है। तो हमारे मस्तिष्क से यह हड्डियों के एक बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषकों का कार्य करता है। तो हमारा जो ये मस्तिष्क होता है, ये हमारा जो मस्तिष्क है, अब इसके ऊपर एक पूरा खोल सा जमा हुआ होता है, और उसके अंदर यहाँ पर जो द्रव भरा होता है, इसको मस्तिष्क द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क द्रव। अब ये क्या करता है कि हमारे यहाँ पर आप देखो, हमारे इसको स्पंज अंदर की तरफ दबाओगे तो ये थोड़ा सा दबता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, प्रमस्तिष्क, ये इसके अंदर जो भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क द्रव बोलते हैं, जो गुब्बारे के समान इसके होता है, इसको प्रगात अवशोषकों का कार्य करते हैं। ये हमारे ऊपर जो आघात होते हैं उससे हमारी सुरक्षा करता है। तो मस्तिष्क की सुरक्षा में दो चीजें काम करती है, पहला है हड्डियों का क्रेनियम बॉक्स, और उसके अंदर दूसरा हमारे मस्तिष्क के बाहरी भाग के ऊपर क्या है, एक तरल द्रव गुब्बारे के समान संरचना होती है, जो क्या करती है, इसको प्रगात अवशोषकों का कार्य करती है। फिर है मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु मैंने आपको बताई थी, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु होती है, तो उसको सुरक्षा करने का काम कौन करता है, हमारी कशेरु का है, जिसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो किसको सुरक्षित करने का काम करती है, मेरुरज्जु को सुरक्षित का काम कौन करता है, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कार्य करती है। आगे ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा। अब तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच में समन्वय,
ठीक है, प्रश्न आपको पूछे कि तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक के बीच में समन्वय किस प्रकार से होता है, तो आप देखो समझो कि हमारी तंत्रिका ने क्या किया दिया, सिग्नल दे दिया। सिग्नल कहां पर दे दिया, मस्तिष्क के पास भेजा, और मस्तिष्क ने कहा वापिस सिग्नल किसको दे दिया, पेशी तंत्रिका, तो जो प्रेरक तंत्रिका होती है उनको दिया, और प्रेरक तंत्रिका किसको सिग्नल देगी, पेशियों को दी थी। मैंने आप प्रतिवर्ती चाप वाले में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों ने क्या किया, सूचना को प्राप्त किया, ठीक है। अब ये सूचनाएं जिन तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचेगी वो क्या कहलाएगी, संवेदी तंत्रिकाएं, वो क्या कहलाएगी, संवेदी तंत्रिकाएं। अब हमारी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के, हमारा मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या काम करेगा कि इन सूचनाओं को समझेगा, और उन सूचनाओं को समझेगा और समझने के बाद क्या करेगा, उनको संसाधित करने तथा निर्णय लेने का अनुक्रिया उत्पन्न करना, ये इसका काम करेगा कौन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब कैसे करेगा, सूचना को इसने प्राप्त किया किसके द्वारा, संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा। अब इनको संसाधित करना क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर पहले से पूर्व की सूचना होती है, पहले की सूचना होती है। हम जब से छोटे से बच्चे थे तब से हमको पता चलता है कि आग होता है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, जब भी ये टच होगी हमको इससे हटना है। तो ये तो पुरानी सूचना। अब नई सूचना क्या मिली कि फिलहाल में आग है, तो इसको हटाने का काम, तो दोनों पहले की सूचना और नई की सूचना को कंबाइन कर लिया किसने, मस्तिष्क ने। तो ये क्या कि सूचना को संसाधित किया, उसके बाद इसने निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि हाँ भाई हाथ को हटाना है वहां से, ठीक है, ये ले लिया निर्णय, और फिर कर दी अनुक्रिया। और अनुक्रिया करने का जो सिग्नल है वो जिन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा दिया जाता है वो होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। और इन प्रेरक तंत्रिकाओं के पास से सिग्नल किसके पास गया कि हमारे हाथ या जैसे पेशी वगैरह है उनके पास गया, तो कहां पर पहुंचा, पेशी उत्तक के बीच में। तो देखो इतना काम कर दिया किसने, तंत्रिका कोशिकाओं ने कर लिया। अब पेशी उत्तक कैसे समन्वय करेगा, जो हमारे पेशिया उत्तक होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारे मांसपेशियों के जो उत्तक होते हैं उनके अंदर होती है प्रोटीन की विशिष्ट संरचना। क्या होती है, प्रोटीन की विशिष्ट संरचनाएं, और इनका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, ये अच्छे तरह से व्यवस्थित रहती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे पेशियां फैलती तथा सिकुड़ती, कैसे सिकुड़ेगी कि जैसे प्रेरक तंत्रिकाओं ने इसको सूचना दी तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो प्रोटीन है उनको पुनः व्यवस्थित करेगा, इसके अंदर जो मांसपेशियों के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पुनः व्यवस्थित करेगा, उनको क्या करेगा, पुनः व्यवस्थित करेगा, जिसके कारण पेशियां क्या करती है, गति करती है। तो पेशियां संकुचन या शीतलन अनुशीतलन करने का कार्य करती है, तो पेशीय संकुचन अनुक्रिया होती है, और इसके फलस्वरूप हम काम करने लगते हैं। तो ये जो पूरा है ये तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक के बीच में समन्वय। अब आपको प्रश्न पूछे कि पेशी उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक के बीच में समन्वय कैसा होता है, तो आप आंसर लिखेंगे, जब ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है तो संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा इसकी सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मिलती है, जहां पर यह सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना को प्राप्त करता है, उनको संसाधित करता है तथा निर्णय लेने का काम करता है। और प्रेरक तंत्रिका के द्वारा पेशी उत्तक तक सूचना पहुंचती है या आवेग पहुंचता है, तब पेशी उत्तक इसमें उपस्थित प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करता है और पेशियों में संकुचन की क्रिया होती है। आगे समझो, अब बढ़ते अपन आगे। तो ये एक टॉपिक हो गया कि तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक के बीच में समन्वय कैसे होता है। अब है विद्युतीय संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। अब ये क्या है कि जो विद्युत संकेत है, अब तंत्रिका तंत्र में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो संकेत है वो किसके रूप में होते हैं, विद्युत आवेग के रूप में। तो किसके रूप में होते हैं, विद्युत आवेग के रूप में होते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं कैसे है कि जो विद्युत आवेग जब चलते हैं तब इनका जो विद्युत आवेग है उनके द्वारा जो सिग्नल है वो तो उनके पहुंचने की जो दर है वो तो समय बहुत इनमें कम लगता है, इसमें समय बहुत ही कम लगता है, जल्दी से पहुंच जाते हैं, ये तो है इसका बेनिफिट, ठीक है। लेकिन ये सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकते। जैसे इस यहां से सिग्नल मिला सिर्फ हाथ में, तो हाथ पर ही वो क्रिया करेंगे, पूरे शरीर के ऊपर काम नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज कि मान लो एक सिग्नल इसको मिल गया, जब तक पहला सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाएगा उस पर काम नहीं हो जाता, तब तक दूसरा सिग्नल है उसको रेस्पॉन्स नहीं कर सकता है ये, ठीक है। जब तक पहला काम होता है तब तक ये दूसरे काम को नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे एड्रिनल तंत्रिका तंत्र, उसमें रासायनिक आवेग होते हैं, भले वो धीरे से काम धीरे करता है, लेकिन जैसे ही एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होगा वो हमारी आंख, नाक, कान सबको एक साथ एक्टिवेट कर देता है, पूरे शरीर को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जो हमारे विद्युत सिग्नल का आवेग होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं
सीमा का मतलब लिमिटेशन इसके क्या है कि विद्युत संवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका से जुड़ी हुई है। अब जो तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी हुई है वहां तक विद्युत सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं। पहला तो लिमिटेशन ये। अब एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। ठीक है, पहला सिग्नल मिल गया, अब उसको काम पूरा करने के लिए उसकी जो समय लगता है, और अंततः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। कोई भी कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। और पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब पौधे है उसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मनुष्य के अंदर ही काम करता है, लेकिन उस पौधे के अंदर तो ये तंत्रिका तंत्र वाला काम नहीं करेगा। तो पौधे में कौन करता है? पौधा में होता है रासायनिक आवेग के द्वारा सूचना पहुंचती है। ठीक है, वो कैसे होती है आगे। अब इसके लिए अब ये सब है इसकी लिमिटेशन। अब इसका इलाज करने के लिए क्या हुआ कि रासायनिक संचरण होता है। अब पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं, तो पौधों में क्या होगा? पौधों में रासायनिक संचरण का काम होगा। अब इस रासायनिक संचरण में क्या होगा कि विद्युत संचरण सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। तो पौधों में है वो रासायनिक संचरण के द्वारा ही क्या होती है? सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब पौधों में समन्वय, अब जिस प्रकार से हमने किस में पढ़ा, ये सारा जो तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस में पढ़ा था? हमने पौधों में पढ़ा था, सॉरी मनुष्य में पढ़ा था, तो अब पौधों में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जंतुओं में हमने देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2 भागों में बांटा था। स्टार्टिंग में हमने 2 भागों में बांटा। पहला तंत्रिका तंत्र, अभी तक हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया था। अब है अंतःस्रावी तंत्र। अब क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र को मनुष्य में पढ़ेंगे, तो जिससे मनुष्य में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले पूरा हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले हम छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका। देखो हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां होती है। ठीक है, अब ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहला है अंतःस्रावी। ठीक है, दूसरा है बहिःस्रावी, और तीसरी है मिश्रित। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या आते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों के अंदर वे ग्रंथियां आती है जो क्या करती है कि अपने अंदर से एक रासायनिक पदार्थ जिसको बोलते हैं हार्मोन्स, क्या बोलते हैं? हार्मोन्स, उनको स्त्रावित करती है। ठीक है, और ये हार्मोन्स कहां पर मिलते हैं? सीधे साधे जाके सीधे रक्त में मिल जाते हैं। कहां पर मिलते हैं? रक्त में मिलते हैं, और हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करते हैं, मतलब पूरे शरीर को इफेक्ट करते हैं ये हार्मोन्स। अब है ये बहिःस्रावी ग्रंथियां। अब ये वे ग्रंथियां होती है, और इनसे जो पदार्थ निकलता है या इनसे जो स्त्राव निकलते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लार ग्रंथि, लार क्या एक बहिःस्रावी है। अब इनसे निकलने वाले जो पदार्थ है वो क्या है? लार, और वो एक निश्चित स्थान तक ही पहुंचेगा, रक्त में नहीं मिलेगा। अब लार है तो वो सीधी मुंह में आएगी। लार ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये अपना जो स्त्राव है, जैसे कि लार वगैरह है, इसको सीधा निश्चित स्थान तक पहुंचाती का, निश्चित स्थान, ठीक है, वहां पर पहुंचाती है। जैसे कि लार ग्रंथि है, आपने जठर ग्रंथियां पढ़ी थी हमने, तो ये सारे जठर ग्रंथियां ये क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथि है, सीधा इसके ये आमाशय में स्त्रावण करेगी। लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे कि हमारी पीयूष ग्रंथि है, इससे निकलने वाले हार्मोन से वो सीधा रक्त में मिलेंगे। उसी प्रकार हमारी जो अवटु ग्रंथि है जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ये भी क्या करती है? सीधे थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है और सीधा कहां पर? रक्त के अंदर प्रवाहित कर देती है। ठीक है, तो ये जैसे है हमारी अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां है, ये क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। और एक होती है मिश्रित, मिश्रित में आ जाती है जैसे अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद है अंडाशय, वृक्षण। अब कैसे ये कि देखो, अब अग्नाशय ग्रंथि है, अब ये किस प्रकार से करती है? तो एक तो देखो इसमें से निकलता है अग्नाशय रस। अब ये क्या करती है? ये दोनों काम करती है, इनसे हार्मोन्स भी निकलते हैं और निश्चित स्त्रवण भी निकलता है, इसलिए मिश्रित प्रकार की कहलाती है। जैसे अग्नाशय से एक तो निकलता था अग्नाशय रस,
वो सीधा कहां पर जाता था, वो सीधा छोटी आंत में चला जाता था। और एक अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है जो शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ये देखो, इसने हार्मोन भी स्त्रावित किया और क्या किया, ये रस भी स्त्रावित किया। तो दोनों क्या हो गए, ये मिश्रित प्रकार की होती। उसी प्रकार से अंडाशय, अंडाशय से ये भी मिश्रित प्रकार का है। अब इससे एक निश्चित स्त्रवण भी होता है और उसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी स्त्रावित होता है। इसी प्रकार वृक्षण से वीर्य भी वीर्य भी बनता है और उसके साथ साथ ही वीर्य का स्खलन भी इससे होता है और इसके साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्त्रावित करता है, ठीक है, और एंड्रोजन हार्मोन भी स्त्रावित करता है। तो इस प्रकार से ये क्या दोनों ग्रंथियां होती है वो अंतःस्त्रावी बहिस्त्राविता मिश्रित प्रकार की होती है। अब जो हम इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, अंतःस्त्रावी तंत्र। तो ये जो अंतःस्त्रावी तंत्र है ये क्या बहुत सारी इस प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का क्या होता है, पूरा समूह होता है, जिससे क्या पदार्थ निकलता है, हार्मोन्स, और हार्मोन सीधा जाता है रक्त में और रक्त से हमारे शरीर को संतुलित करता है। उसके हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अंतःस्त्रावी तंत्र भी करता है, जिस प्रकार से तंत्रिका तंत्र करता है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि अंतःस्त्रावी इसको क्यों बोलते हैं, कि यह इसने स्त्रवण कर दिया कहां पर, शरीर के अंदर ही, रक्त के अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या होते हैं, हार्मोन निकलता है और हार्मोन सीधा रक्त में स्त्रावित कर दिया जाता है। तो ये अंतःस्त्रावी तंत्र। जंतुओं में हार्मोन्स, हार्मोन्स वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रिया और विकास और वृद्धि का समन्वय करते हैं। या फिर हार्मोन्स क्या है, यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन है। क्या है, रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास, वृद्धि आदि का समन्वय करते हैं, ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या है, कि ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को रक्त में स्त्रावित करती है, जो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो इनके द्वारा जो उत्पादित है वो सीधा कहां पर मिल जाता है, रक्त के अंदर जाता है। अपने स्त्राव को सीधा कहां पर स्त्रावित करती है, ये रक्त में करती है। अब हमारा जो अंतःस्त्रावी तंत्र है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग ग्रंथियां अंतःस्त्रावी होती है। अब कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आप यहां पर जो मानव का मस्तिष्क होता है वहां पर एक ग्रंथि होती है, पहला है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। अब इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्त्रावित होता है जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। अब आपने किसी को देखा होगा तो कोई कोई तो व्यक्ति क्या होता है 5-10 फीट, 5-6-7-8 फीट का होता है, और किसी किसी को देखा होगा छोटा सा बोना सा होता है। अब ये किस कारण से होता है, अगर ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो गया, वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी में वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्त्रावित हो गया तो वो छोटा सा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करेगा कौन, पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के बाद एक और मस्तिष्क में याद होती है, वहां पर पीनियल ग्रंथि और होती है, ठीक है। अब मस्तिष्क से जब अपन नीचे आते हैं तो यहां पर गले में, ठीक है, इस एच आकार की ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं क्या, थायराइड ग्रंथि, थायराइड या आउटू ग्रंथि। और ये थायराइड या आउटू ग्रंथि है, इसके अंदर से जो हार्मोन स्त्रावित होता है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या, ठीक है। और ये जो थायराइड ग्रंथि है और ये इससे जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, यह थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बहुत सा काम करते हैं, जैसे हमारे ताप का संतुलन, हमारे शरीर का तापमान को संतुलित करना, उसके साथ साथ ही हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है, ठीक है, जो अपचन या उपचन की क्रिया होती है उसको नियंत्रित भी कौन करता है, ये थायराइड ग्रंथि करता है। अब इससे जो थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करना है ये आयोडीन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, आयोडीन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होगा, जिससे कई सारे रोग हो जाएंगे। तो ये आयोडीन के द्वारा ही क्या करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। और अगर इसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायरॉक्सिन का हार्मोन कम हो जाए, स्त्रावण कम हो जाएगा और इससे एक रोग हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, घेंगा रोग या गाइटर। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर गई पीयूष, ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब एक ग्रंथि और थाइमस होती है छोटे बच्चों में, लेकिन वो तो बाद में चली जाती है। अब व्यक्ति आगे नीचे, यहां पर हमने कितनी, 1, 2 और 3 ग्रंथियां पढ़ ली। अब उसके बाद है तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था, यहां पर अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, आपके बुक में चित्र दिया हुआ उसको आप देख लेना, अग्नाशय होता है, मैंने पाचन तंत्र में आपको बताया था। तो जो अग्नाशय है, यहां से एक हार्मोन स्रावित होता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं, इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या काम करता है कि यह हमारे शरीर के अंदर शर्करा है या ग्लूकोज की मात्रा, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। कैसे नियंत्रित करता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, इसी से हमारी कोशिका ऊर्जा ग्रहण करती है। अब क्या होता है कि अगर इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। ठीक है, अब अगर हमारे शरीर के अंदर इस अग्नाशय ग्रंथि ने इंसुलिन का स्त्रवण करना कर दिया कम, क्या कर दिया, इंसुलिन नहीं निकलेगा, तो क्या होगा कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। अब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो जब तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन की कमी। जब इसकी कमी हो जाएगी तो ये एक रोग हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज, या जिसको क्या बोलते हैं, मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं। अब मधुमेह रोग में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, और इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि जब व्यक्ति मूत्र वगैरह भी करता है तो उसके साथ साथ भी ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकलने लगती है। ये आपने देखा होगा, जिसको डायबिटीज होती है तो वहां जहां पर पेशाब वगैरह करता है तो वहां पर चीटियां वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। किससे, इंसुलिन की अगर कमी होती है तो इंसुलिन का काम क्या है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। तो ये काम किसके द्वारा होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो कितनी ग्रंथियां हो गई यहां पर, पहली होगी अपनी पीयूष ग्रंथि, दूसरी होगी पीनियल ग्रंथि, तीसरी होगी थायराइड ग्रंथि, चौथी होगी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब एक और ग्रंथि है कि हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ा था, मानव उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा था ये वक्र या किडनी पढ़ी थी, हमने वक्र या किडनी पढ़ी थी। अब इसके ऊपर एक ग्रंथियां होती है, दोनों किडनियों के ऊपर यहां पर इस प्रकार की ग्रंथियां होती है, इस प्रकार से ग्रंथियां होती है, और इस ग्रंथि का नाम होता है एड्रीनल। क्या नाम होता है, एड्रीनल। अब इसका नाम एड्रीनल क्यों है, तो देखो जो किडनी होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में रीनल। क्या बोलते हैं, रीनल। और रीनल के ऊपर स्थित है, इसके ऊपर एड हो गई, इससे आप याद रख सकते हो। तो ये वक्र के ऊपर स्थित होती है जिसको क्या बोलते हैं, एड रीनल, और इससे हार्मोन भी स्रावित होता है, इसको बोलते हैं एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन। अब इस एड्रीनल हार्मोन का काम क्या है, तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पीछे क्या भाग आ गया, कुत्ता आ गया, हमारे पीछे कोई भी कुत्ता पीछे आ गया, अगर हम नॉर्मल चल रहे हैं, चलते 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 बिल्कुल थक गए, अब हमारे अंदर थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं बची कि हम थोड़ा सा 2 कदम भी चल ले, लेकिन जैसे हमने पीछे पागल कुत्ते को देखा, हमारे अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है और हम सीधा भाग खड़े होते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी आई कहां से, तो ये एनर्जी क्या होती है कि जब मुसीबत के समय हमारे शरीर के अंदर क्या स्त्रावण हो जाता है, इस एड्रीनल हार्मोन का स्त्रावण होने लगता है, और इस एड्रीनल हार्मोन को क्या कहते हैं, करो या मरो हार्मोन, करो या मरो। ठीक है, क्यों,
क्योंकि जैसे ये एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होगा तो हमारे शरीर के अंदर कुछ विभिन्न सारे बहुत सारे परिवर्तन होते। क्या क्या परिवर्तन हो गए कि जैसे ये एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होने लगेगा तो ये क्या करेगा, हमारे जो मांसपेशियां वगैरह इसमें ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, तो ब्लड तुरंत वहां पर जाने लगेगा और मांसपेशियों में क्या एनर्जी बनने लगेगी और सीधा हम दौड़ने के लिए लगेंगे। रक्तचाप बढ़ा देगा, ठीक है, हमारी सांसों को तेज करेगा, क्या होगा, जिससे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके बाद है हमारी पुतलियां फैल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे विभिन्न जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते, एड्रिनल हार्मोन के कारण होते। तो तीसरा हार्मोन, तीसरी ग्रंथि कौन से आ गई, एड्रिनल। कौन से आ गई, एड्रिनल। कहां पर होती है, किडनी के ऊपर। फिर है दो ग्रंथियां और, एक होती है मादाओं में होती है अंडाशय, मादा में होती है अंडाशय, और पुरुषों में होता है वृषण, ठीक है। अब ये दोनों देखो मिश्रित प्रकार की है, लेकिन इसके अंतःस्रावी गुण है वो अपन को यहां पर पढ़ने। तो यहां से इससे हार्मोन जो स्त्रावित होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और ये वृषण है वो करता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। अब देखो इनका काम क्या है, आपने देखा होगा कि जब बच्चे हम किशोरावस्था में पहुंचते तो अचानक से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं कि लड़के होते हैं उसमें मूंछ बाली दाढ़ी मूंछ आना, उनका आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, जननांगों का विकसित होना, प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाना। उसी प्रकार लड़कियों में आवाजों का पतले होना, ठीक है। उसके बाद है उसके स्तनों में वृद्धि होना। ये सारे जो गौण लैंगिक लक्षण है वो किसके कारण आते हैं, ये इन्हीं हार्मोन के कारण। लड़कियों में एस्ट्रोजन और इसमें टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, इसी के कारण ये होते थे। तो ये टोटल मिला के कितनी ग्रंथियां होगी, 1 2 3 4 5 और 6। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये सारे मिलकर, ये सारी ग्रंथियां मिलकर क्या बनाते हैं, अंतःस्रावी तंत्र बनाते हैं, ठीक है। सबका काम आपको अच्छे से पता हो गया। अब देखते हैं पीडीएफ। अब एक एक को लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके कार्य। सबसे पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा है, सबसे पहले ग्रंथि है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। हमने देखा था कहां पर ये स्थिति कहां थी, गले के अंदर, तो ये कहां पर है, गर्दन में या गले के पार। और इससे हार्मोन कौन सा स्त्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, इससे हार्मोन स्त्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। अब इसका काम क्या है, यह मैंने आपको बताया, शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म क्रिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय करता है। उसके बाद है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है, हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। इससे हार्मोन स्त्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। और कहां पर होते हैं, ये मस्तिष्क के अंदर होती है। नियंत्रण क्या करती है, वृद्धि तथा विकास को नियंत्रण करती है। तीसरी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। कहां पर होता है, हमारे किडनी के ऊपर, जिसको क्या, और इसकी ग्रंथि क्या है, अधिवक्र, जिसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल। और हार्मोन कौन सा स्त्रावित होता है, एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होता है। होती कहां है, एक वक्र या किडनी के ऊपर। कार्य क्या करती है, बीपी को बढ़ा देती है, हृदय की धड़कन को तेज करती है, ठीक है। नियंत्रण और आपातकाल में काम करता है। कौन, आपातकाल के अंदर ये काम करती है। उसके बाद है अग्नाशय ग्रंथि। इससे स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शरीर के अंदर शर्करा के ग्लूकोज की लेवल को बैलेंस करता है। ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है, वो ग्लूकोज को मात्रा को कम करने लगता है, जिसको डायबिटीज हो जाती है। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। और यह कहां पर होती है, उदर के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना इसका काम है। फिर है लिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में और एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें, मादा में। ये टेस्टोस्टेरोन कौन करता है, वृषण, और ये कौन करता है, अंडाशय। कहां पर होते हैं, पेट के निचले हिस्से में। ये हमारे अंडाशय तथा वृषण पेट के निचले हिस्से में। काम क्या करता है, यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन जैसे कि गौण लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन का काम इनके द्वारा होता है। अब हमने पढ़ा था क्या, आयोडीन युक्त नमक। तो हमने पढ़ा था क्या कि जो अवटु ग्रंथि होती है या थायराइड ग्रंथि होती है, इससे थायरॉक्सिन का स्रवण होता है, वो आयोडीन के द्वारा, आयोडीन से इसमें इसकी आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन का स्रवण कम होता है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है, आपको पूछे तो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है।
थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचयन को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। फिर है मधुमेह, डायबिटीज। इस बीमारी में रक्त में क्या बढ़ जाता है? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ेगा कि अगर इंसुलिन हार्मोन स्रावित होना कम हो जाएगा तो शर्करा, क्योंकि इंसुलिन का काम है क्या है? ग्लूकोज के लेवल को कम करना, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगी। कारण क्या है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान उपकरण क्या है कि इसका इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके अंदर फिर डायबिटीज हो जाती है, उसको इंसुलिन के टैबलेट या इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि शर्करा का लेवल कम हो जाता है। अब प्रश्न कैसे बनेगा कि मधुमेह रोग या डायबिटीज होता है इंसुलिन की अधिकता से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से, ठीक है, या फिर आपको पूछेगा कि इंसुलिन की, और या फिर आपको दे देगा कि आयोडीन की कमी से। तो आप हमेशा आंसर में आपको क्या होगा? इंसुलिन की कमी से होगा, वृद्धि से नहीं होता है। अब तो ये तो हो गया पूरा, किसमें? ये हमने पढ़ लिया कहां पर? जंतुओं में पूरा नियंत्रण और समन्वय पढ़ लिया। अब आते हैं अपन पादप में, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नियंत्रण और समन्वय को देखते हैं अपन। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय, पौधों में समन्वय को अपन देखते हैं। अब पौधों में देखो गति होती है, जिस प्रकार से जंतुओं में हमने क्या किया? तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगर हम आग के पास बैठे तो हम चल के वहां से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे नहीं जाते। लेकिन पेड़ पौधों में तो भी गतियां होती है, वो भी अपने आप को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि पौधों को दो भागों में, इनकी जो गतियां होती है उनको दो भागों में बांट लेते हैं। पहली गति तो है कि वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, और दूसरा है वृद्धि पर निर्भर रहना। तो पौधे दो प्रकार की गति करते हैं। पहला ऐसी गति करेंगे जिससे वृद्धि होती है, और दूसरा ऐसी गति करेंगे जिससे वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। अब पहला अपन देखते हैं कि वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, ठीक है, सॉरी यहां पर ये होगा कि गति का वृद्धि पर निर्भर न होना, ठीक है। तो यहां पर लिख देते अपन गति का वृद्धि पर निर्भर न होना, ठीक है। अब आपने छुई मुई के पौधों को देखा होगा, छुई मुई के पौधों को जैसे ही अपन टच करते हैं वो क्या होते हैं? पूरे से मुरझा जाते हैं, पूरे मुरझा जाते हैं। अब उसमें कोई तंत्रिका तंत्र तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है? रसायनोवर्तन गति होती है। जैसे हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, और वो क्या करती है? उसके पत्तियों के अंदर, जिस प्रकार से हमारी मांसपेशियों में क्या होता था, मांसपेशियों के अंदर प्रोटीन है उसकी व्यवस्था बदलती थी, जिसके कारण पेशियां फैलती तथा सिकुड़ती थी। लेकिन वहां पर क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर कोई प्रोटीन की संरचना वगैरह नहीं होती है। तो उसके अंदर क्या होती है? पानी की मात्रा होती है। तो वो रसायन क्या करेंगे? पानी की मात्रा को कम तथा ज्यादा करेंगे। पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो वो सिकुड़ेगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो फैलेगी। तो जल की मात्रा से क्या होगी? फैलती तथा सिकुड़ती है। तो ये तो हो गया वृद्धि जिसका गति से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा है वृद्धि जिस पर गति, वृद्धि पर निर्भर गति। तो ऐसी गति जिसके कारण क्या, जो वृद्धि पर निर्भर करती है। अब कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा अमर बेल वगैरह, जो बेलें लताएं वगैरह होती है उनको देखा होगा। तो जैसे ये बेल जा रही है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा होगा ऐसे गोल 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 ऐसे धागे निकलते हैं, और यहाँ पर कोई दीवार है तो उससे ये चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखना कि ये वाला भाग रुक जाता है, फिर ये वाला आगे वाला भाग ही बढ़ता है, ये वाला भाग वापिस बढ़ता है। अब जैसे ये भाग ऐसे बढ़ेगा पूरा, वापस ये दीवार के यहाँ पे ये से प्रतान निकल जाएगा। अब ये वाला भाग वापस रुक जाएगा, ये वृद्धि करना बंद कर देगा, अब ये वापस ऊपर वाला होगा। तब इसके कारण क्या है कि ये पौधे की गति है वो ऊपर की तरफ होती जाती है, और ये बेल इसके चारों तरफ लिपटती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो भाग है, ये जो धागेनुमा संरचना, ये गोल गोल राउंड स्प्रिंग निकलती, इसको बोलते हैं प्रतान। क्या बोलते हैं? प्रतान। और इसके कारण क्या होती है? ये ऊपर की तरफ गति करता है। कैसे गति करेगा कि जहां से प्रतान टच होगा वहां तक की गति को रोक देगा, अब ऊपर वाला भाग गति कर लेगा, ठीक है। वापस यहाँ पर प्रतान जुड़ जाएगा तो यहाँ तक का नीचे वाला भाग यहीं पर रहेगा, फिर ऊपर वाला गति करने लगेगा। ऐसा होता है बेल में, आपने देखा यहाँ वाला भाग रुक जाएगा, जहां से कनेक्शन हुआ वापस फिर कट के ऊपर वाला भाग वृद्धि कर लेता है। अब यहाँ से मान लो वापस ये दीवार से यहाँ से चिपक गया, तो अब ये वाला भाग रुक जाएगा, अब यहाँ से आगे की तरफ गति होगी, ठीक है। तो ये होगी दोनों। अब
उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, पेड़ पौधों में उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया वृद्धि पर निर्भर न होना। अब पेड़ पौधों के अंदर जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है वो कैसे, जैसे कि चुई मुई को पौधों को छुआ हमने तो ये हो गया उद्दीपन, और उसके प्रति अनुक्रिया होगी क्या कि पौधा मुरझा गया। तो ये जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। और इसमें क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करते हैं, क्या विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित, मैंने बताया था कि जिस प्रकार से पेशियों में प्रोटीन की संरचना चेंज होती है उसी प्रकार पौधों में क्या होता है, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए छुई मुई के पौधे को पत्तियों को सिकुड़ना, ठीक है, तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। तो ये क्या है, जो वृद्धि है वो गति है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि पेड़ पौधों में ऐसी गति का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया वृद्धि है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि चुई, या फिर आपको ऐसे प्रश्न पूछे कि छुई मुई के पौधे को छूने पर वो सिकुड़ जाता है, समझाइए, तो आपको लिखना है कि छुई मुई के पौधों पर, छुई मुई के पौधों का छूने पर सिकुड़ना यह गति जो वृद्धि पर निर्भर न होने का उदाहरण है। जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो रासायनिक आवेग उत्पन्न होते हैं जिसके कारण छुई मुई के पौधे में क्या होता है, पानी की मात्रा है वो नियंत्रित होती है, पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है जिसके कारण छुई मुई की पौधे में गति उत्पन्न होती है और उसके अंदर पानी की मात्रा के कारण कोशिका फैलती तथा सिकुड़ती है। अब दूसरा एग्जांपल है वृद्धि जो गति पर निर्भर करती है, वृद्धि जो गति पर निर्भर करती, गति जो वृद्धि पर निर्भर करती है, जो वृद्धि पर निर्भर गति। अब वृद्धि पर निर्भर गति कौन कौन सी है, अब आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे है, अब जब पौधे में वृद्धि होती है तो ऊपर तने वाला भाग है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि तने वाला भाग जमीन के अंदर जाएगा, जड़ वाला भाग है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जो वृद्धि होती है वो ऊपर जो एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। तो वृद्धि के कारण पौधे में गति होती है, पहले के जैसे पौधे का तने वाला भाग ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर हमेशा क्या होते हैं, ऊपर वाले भाग को प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है तो इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश की तरफ गति करना। फिर जड़ है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। उसी प्रकार तो ये तो उदाहरण है किसका, गति जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है। और वृद्धि पर निर्भर गति के उदाहरण क्या है कि ये जो वृद्धि होती है यह निश्चित या अनुवर्तन गतियां होती है जो उद्दीपन के कारण होती है। अब इसका उदाहरण क्या है, दूसरे का एग्जाम्पल जो गति पर वृद्धि, गति जो वृद्धि पर निर्भर करती है उसके उदाहरण है। पहला मैंने आपको बताया प्रतान वाला। प्रतान क्या है, प्रतान वह भाग है जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। तो प्रतान का वह भाग जो क्या करता है कि वस्तु के पास में होता है उसकी तुलना में वो तेजी से गति करता है जिससे कारण क्या होता है, प्रतान उसके चारों तरफ लिपट जाता है। अब प्रकाश अनुवर्तन गति है, ये वृद्धि के फलस्वरूप होता है। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या है, प्रकाश की तरफ गति करना। तो पेड़ पौधे का जो ऊपर का भाग होता है वो हमारे हमेशा प्रकाश की तरफ गति करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बंद कमरे में क्या कर दे, एक गमले को रख दे और उसके एक तरफ क्या रख दे, एक तरफ आप रख दो, एक तरफ कोई भी छेद रख दो जहां से प्रकाश आ रहा है, तो आप देखोगे कि वह अपने आप प्रकाश की दिशा में मुड़ जाएगा, पेड़ पौधा है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति क्या है कि पृथ्वी की तरफ या दूर गति। तो जो पेड़ पौधे की जड़ें है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ गति करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। अब है रसायनुवर्तन गति। रसायनुवर्तन गति क्या है, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति। जब हम जनन वाला पढ़ेंगे तब ये देखना कि यहाँ पर जो पेड़ पौधों का जो अंडाशय वाला भाग होता है, पेड़ पौधे के पुष्प होता है उसके अंदर अंडाशय वाला भाग होता है और यहाँ पर परागकण होता है और वो परागकण गति करके सीधा यहाँ पर इस अंडाशय में पहुंच जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रसायनुवर्तन गति, रसायनुवर्तन गति बोलते हैं। और उसके बाद है जलानुवर्तन गति। जो पानी की जड़ है, पानी की तरफ जड़ों की गति, ये क्या कहलाती है, जलानुवर्तन गति। अब आप प्रश्न कैसे बनेगा कि प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या रसायनुवर्तन गति उदाहरण है वृद्धि जो गति जो वृद्धि पर निर्भर करती है, गति जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, उत्तर क्या होगा आपका कि गति जो वृद्धि पर निर्भर करती है वो चूमी का पौधे का मुरझाना, ये वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाली गति है। तो ये तो हो गया पौधों के अंदर क्या
जिस प्रकार से हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र काम करता है, इसमें रासायनिक आवेग के द्वारा होता है ये गति। अब हमने जैसे मनुष्य में हार्मोन पढ़े, ठीक है, वर्दी हार्मोन पढ़े, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन पढ़े, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ा, इंसुलिन पढ़ा, उसी प्रकार पादपों के अंदर भी रसायनों के वो हार्मोन्स होते हैं। ये वो रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। तो पौधों के अंदर मुख्य हार्मोन होते हैं, पहला है ऑक्सिन हार्मोन, पहला है ऑक्सिन हार्मोन। अब ये ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है कि ये हमेशा पौधे के उस वाले भाग में पाया जाता है जहां पर वृद्धि होती है, जहां पर वृद्धि होती है उस वाले भाग में पाया जाता है। तो यह शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है। जैसे पेड़ पौधे की ये शाखा है, ठीक है, यहाँ पर पत्तियां वगैरह ये, तो ये हमेशा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं पेड़ पौधे के इस भाग पर तो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन हार्मोन स्त्रावित होकर विसरण के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा और पौधे को इस वाले भाग को सिग्नल लेगा कि तुझे गति करनी है, सॉरी तुझे वृद्धि करनी है, तो इस वाले भाग को भी वृद्धि कराने में यह सहायक होता है, ठीक है। तो ये विसरण के माध्यम से पूरे पौधे में जाता है। तो यह शाखाओं के अग्र भाग में बनता है, बनेगा कहां पर, शाखाओं के अग्र भाग में, और कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक है। प्रकाश अनुवर्तन में कैसे सहायक है कि देखो ये वाला पौधे का भाग था और यहां पर सिर्फ प्रकाश आ रहा था यहाँ पर, लेकिन इस वाले भाग पर तो प्रकाश पड़ ही नहीं रहा था, ये भाग मान लो छाया में, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रकाश गिरेगा, ये ऑक्सीजन हार्मोन है वो आएगा यहाँ पर और इस वाले भाग को भी यहाँ की जो पौधे की कोशिका होगी उनको भी सिग्नल देगा कि तुम्हें भी वृद्धि करनी है, किस दिशा में करनी है वो इनको बताएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायता करता है। फिर दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन। ये जिब्रेलिन हार्मोन यह तने की वृद्धि में सहायक है। अब तने की वृद्धि में कैसे सहायक है कि ये ऐसे ये रहा तना, अब इस तने को मोटा करने के लिए ये काम करता है कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। अब है साइटोकाइनिन हार्मोन। क्या, साइटोकाइनिन हार्मोन। ये क्या करता है, यह कोशिका विभाजन को तीव्र करता है तथा फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का है, ये कोशिका विभाजन को फास्ट करने का काम करता है, ठीक है। देखो साइटो किसका नाम है, कोशिका को साइट बोलते हैं, ठीक है। और काइनिन, साइटोकाइनिन है मतलब जो कोशिका में विभाजन का प्रोसेस उसको काइनिन कहते हैं। तो साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, वह फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर एबिस्किस अम्ल, ये क्या करता है कि अब ये सारे तो देखो ये क्या कर रहा है, ये भी वृद्धि का काम कर रहा है, ये भी वृद्धि का काम कर रहा है, ये भी वृद्धि का काम कर रहा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो उल्टा काम कर रहा है, ये वृद्धि को रोकने का काम कर रहा है। ये समदमन हार्मोन है। क्या है, संदमन हार्मोन, रोकने का, ये वृद्धि को रोकने का काम करता है। इसके कारण क्या होती है, पत्तियां मुरझाती है और इसको स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये जो हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर प्रश्न में, ठीक है, आ सकते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीन, कहां पर होता है, शाखाओं के अग्र भाग में बनता है, लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायता करता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में, ठीक है। और जिब्रेलिन से आप ऐसे याद रख सकते हो, मोटा होना, जाड़ा होना, ठीक है, जिब्रेलिन से जाड़ा होना, ठीक है। ऑक्सीजन से मान लो ऑक्सीजन मिल रही है तभी हम वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो ये होगा शाखाओं के अग्र भाग में। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, साइटो से आप याद रख सकते हो कोशिका विभाजन, फल तथा बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एप्सिक है अम्ल, ठीक है, ये है वृद्धि संदमन में और पत्तियों के मुरझाने तथा तनाव हार्मोन्स के अंदर होता है। तो ये जो पूरा है ये हो गया यहाँ पर अपने जो पादपों के अंदर है वो हार्मोन किस प्रकार से कार्य करता है वो। तो यहाँ पर जो अपने नियंत्रण और समन्वय वाला पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा होता है। तो नियंत्रण हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा अनुक्रियाएं कौन कौन सी होती है, उद्दीपन क्या क्या होते हैं, उसके बाद में अनुक्रिया पढ़ लिया, अनुक्रिया पढ़ने के बाद में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होते हैं, प्रतिवर्ती छाप क्या होते हैं, फिर हमने तंत्रिका तंत्र जंतुओं में पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा हार्मोन्स अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा, फिर पौधों में हमने तंत्रिका रसायनुवर्तन गतियां, विभिन्न प्रकार की गतियां पढ़ी, और उसके बाद में पौधों में हार्मोन कौन कौन थे वो पढ़े, और इसी के साथ पूरा चैप्टर हमारा पूरा होता है। अगला हम चैप्टर लेंगे, ठीक है, जनन वाला चैप्टर लेंगे, सजीवों में जनन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।